अमेरिका की जिद के कारण अंतरिक्ष अन्वेषण में इसरो ने 25 साल गंवाए हैं। इसका कारण अमेरिका ने रूस को अंतिम चेतावनी ये दी थी कि क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक भारत को किसी भी कारणवश नहीं दी जानी चाहिए। परंतु इसरो ने इन सभी बाधाओं को पार करके 5 जून 2017 को श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे इसरो भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान में एक नया अध्याय खुल गया। स्थानीय रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके GSLV के पहले अंतरिक्ष यान ने दुनिया को दिखाया कि भारत इसमें पूरी तरह से सक्षम है। इसरो ने कई बाधाओं को पार करते हुए दशकों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इसे हासिल किया है, जिसमें पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए छद्म जासूसी मामले भी शामिल हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत के विकास को संदेह की नजर से देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध के हिस्से के रूप में वे सैन्य तकनीकी क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करते रहे। अंतरिक्ष की दौड़ इसका केवल एक हिस्सा था। ये मुकाबला 1960 के दशक में अपने शिखर पर पहुंचा। अंतरिक्ष विज्ञान में सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका बड़े रॉकेट लॉन्च किए, स्पेसक्राफ्ट भेजे और अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजकर अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय भारत इस विभाग में बस चलना सीख रहा था। SLV की सफलता के बाद भारत का लक्ष्य उनके नक्शे कदम पर चलना और भारी सैटेलाइट को भूस्थिर कक्षा में प्रक्षेपित करना था। परंतु इसरो, जो इस क्षेत्र में एक बालक था, महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक तकनीक हासिल करने में सक्षम नहीं था। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से हासिल करने का फैसला किया, क्योंकि इस तकनीक को आंतरिक रूप से विकसित करने में बहुत समय और पैसा लगता। इसलिए जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जैसे जापान, USSR और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से भारत ने संपर्क किया। जापान को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जनरल डायनामिक्स ने इंजन और प्रौद्योगिकी को भारत में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने $800 मिलियन की मांग की। उस समय ये एक बहुत बड़ी राशि थी। इसी तरह उन रास्तों के बंद होने के बाद इसरो ने अपना इंजन विकसित करने का प्रयास शुरू कर दिया। तभी सोवियत रूस हर बार की तरह वफादार दोस्त बनकर सामने आया। वो 2 इंजन तकनीक समेत भारत को $200 मिलियन में देने पर सहमत हुआ। ये अमेरिका के प्रस्ताव से कई गुना बेहतर था। इस प्रकार 18 जनवरी 1991 को इसरो ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकॉस्मोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। फिर इसरो ने रॉकेट इंजीनियरिंग और प्रणोदन प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाले इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा। टीम का नेतृत्व नंबी नारायण ने किया था। रूस के साथ अनुबंध की पुष्टि और आधे भुगतान के 1 साल बाद भारत द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका विरोध में सामने आया। संयुक्त राज्य अमेरिका का तर्क ये था कि ये सौदा बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए MTCR का उल्लंघन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पता लगाया कि भारत रूस के क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। वास्तव में भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए PSLV में प्रयुक्त सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर तकनीक काफी था। अमेरिका का स्पेस शटल और टाइटन रॉकेट के बाद PSLV के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड बूस्टर है। इसलिए भी भारत को बैलिस्टिक मिसाइलों में अधिक तकनीकी रूप से उन्नत और महंगी क्रायोजेनिक तकनीक लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, 3 साल पहले जब अमेरिका के जनरल डायनामिक्स ने भारत को वही तकनीक पेश की, तब अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं थी। अमेरिका के लिए दोहरे मापदंड नए नहीं थे। तब के USSR के तत्कालीन अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचोव और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन सोवियत रूस विघटन के कगार पे था। फिर रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कठपुतली थे। स्थिति का लाभ उठाते हुए बुश के वरिष्ठ प्रशासन ने क्रायोजेनिक इंजनों और घटकों के व्यापार पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
इस अवधि के दौरान इसरो और ग्लैवकॉस्मॉस को नए समझौते में प्रवेश करने से रोक भी दिया। इसरो ग्लैवकॉस्मॉस डील की अगुवाई इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष UR राव ने किया था। जनवरी 1993 में बिल क्लिंटन संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता में आए। आमतौर पर भारत के मित्र के रूप में लोकप्रिय बिल क्लिंटन के समय UR राव ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की, जो बाद में सौदे को अलग अलग भागों में वर्गीकरण करने और विचार करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना भारत को केवल इंजन की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई। उस समय क्रायोजेनिक टीम के नेता रहे नंबी नारायण के नेतृत्व में क्रायोजेनिक इंजन रूस से भारत लाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महसूस किया कि केवल कूटनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से ज्ञान के हस्तांतरण को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकता है, तो वे CIA को इसरो के कच्चे माल और स्पेयर पार्ट्स की आवाजाही में बाधा डालने और कार्यक्रम में शामिल लोगों को बदनाम करने के लिए नियुक्त किया। इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए, जिससे नंबी नारायण ने इसरो जासूसी मामले के कारण जो कष्ट सहे उससे ये स्पष्ट था। वैसे भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने नंबी नारायण को दोषी नहीं पाया और उन्हें बरी कर दिया और उन्हें एक मुआवजा दिया जिसके वे हकदार थे। लेकिन इससे निराश ना होकर इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार क्रायोजेनिक इंजन के साथ प्रयोग करना जारी रखा और इसे सफलतापूर्वक विकसित किया। आज क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित GSLV Mark III रॉकेट का उपयोग आगामी मंगलयान और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 के लिए किया जा रहा है। क्यों क्रायोजेनिक इंजन? आज एक PSLV रॉकेट का अधिकतम पेलोड रॉकेट के कुल वजन का केवल 2% ही है। सबसे काबिल PSLV XL का वजन 320 टन है, परंतु रॉकेट अधिकतम 3800 किलोग्राम वजन और 2000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा और 1200 किलोग्राम की अधिकतम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने में संभव है। इसका कारण PSLV में उपयोग होने वाला सॉलिड लिक्विड प्रोपियोनेट की कम दक्षता है। जब इतना अधिक भार ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए अधिक जोर की आवश्यकता होती है, तो अधिक ईंधन की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए आवश्यक सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट को भी ले जाना होता है, जिसके कारण उनका वजन इतना अधिक होता है। लेकिन अधिक वजनदार जैसे कि GSAT-11 जिसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है, बड़े सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए अधिक कुशल इंजनों की आवश्यकता होती है। यहीं पर क्रायोजेनिक तकनीक काम आती है। जब तरल रूप में संग्रहित हाइड्रोजन तरल ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, तब एक बहुत ही कुशल थ्रस्ट उत्पन्न होती है। ये क्रायोजेनिक इंजन का मूल है। लेकिन ये डिफॉल्ट गैस -253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन तरल में बदल जाती है। पदार्थ को इतने कम तापमान पर रखने के विज्ञान को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। इसके लिए विशेष सामग्री और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। इसके शीर्ष पर इसे रॉकेट में शामिल करना अधिक जटिल होता है। इसका एक उदाहरण चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण है, जिसे 15 जुलाई को स्थगित कर दिया गया था। क्रायोजेनिक चरण में एक रिसाव के कारण प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया गया था। नहीं तो भारत ने इस मिशन पर जो 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसे अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ता। क्रायोजेनिक इंजन के आगमन के साथ GSLV ठोस या तरल प्रणोदक आधारित PSLV की तुलना में अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम था। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक वाले देशों ने दशकों के शोध के माध्यम से इसे हासिल किया है। क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल इन देशों में बूस्टर रॉकेट में भी किया जाता है। इसीलिए वे टन पेलोड ले जा सकते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम है। हालांकि भारत ने इसरो के वफादार GSLV Mark III रॉकेट के माध्यम से इस तकनीक वाले देशों की सूची में जगह बनाई है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे शोध किए जाने बाकी हैं। न केवल चंद्रयान 2 बल्कि मंगलयान 2 और भविष्य में भारत द्वारा किए जाने वाले मानव युग मिशन सभी को इस क्रायोजेनिक तकनीक द्वारा समर्थित किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने हर संकट से पार पाकर हमारे देश को दुनिया की चंद अंतरिक्ष शक्तियों में से एक बना दिया है। हमारे गौरव रहे इसरो को भविष्य के सभी मिशनों में सफलता की कामना करते हैं। जय हिंद।